Hello everyone. Today I will discuss with you the Hindu news analysis and I will discuss the most important topics from your examination point of view. So the first topic is atomic energy hydrogen power India's net zero plan. So basically what happened, India has participated in the United Nations Conference of Parties COP शर्म एल शेख में ये हो रही है और इसमें इंडिया ने अपने जो टारगेट्स हैं उसको बताया है। इंडिया ने कहा है कि दैट वी विल अचीव द जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। तो ये 48 ईयर का प्लान है इंडिया का, ये लॉन्ग प्लान है और इस प्लान के द्वारा इंडिया ने अपने इनिशिएटिव को ये बताया है कि व्हाट द इंडिया विल डू इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। सो इंडिया ने दूसरा पॉइंट क्या कहा है, इंडिया ने दूसरा पॉइंट कहा है कि फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये अपनी नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, यानी कि कार्बन जो एमिशन हो रहा है अभी इंडिया से उसको 0.0 पर लेकर आएंगे बाय 2070 तक। दूसरा क्या है, ये करेंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा और जो हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल में एथेनॉल की क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाएगा। बेसिकली एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर दिस इज रिलेटिंग टू द पॉल्यूशन। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न है कार्बन और पॉल्यूशन का मेन रीज़न है कि जो एमिशन होता है, तो जो हमारे पेट्रोल से डीजल से एमिशन होता है दिस इज आल्सो द वन ऑफ द फैक्टर फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इन दो पॉइंट पर इंडिया ने अपने स्टैंड लिया है। हमारे जो मिनिस्टर हैं वो हैं श्री भूपेंद्र यादव जी। यू मे नॉट गेट द पैसेज फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन बट यू मे गेट दिस काइंड ऑफ MCQ। नेक्स्ट है मैक्सिमम यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्रीजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सो इंडिया का स्टैंड क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज क्लाइमेट फाइनेंस टू बी प्रोवाइडेड बाय द डेवलप्ड नेशंस। तो क्लाइमेट को फाइनेंस करेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ये है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो हमें टेक्नोलॉजी देंगे और जो पुअर कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प करेंगे ताकि अपने यहाँ पर वो कंट्रीज़ कार्बन को इमिशन कम करें और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम आ रही है और हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। SC says forced conversion may affect national security, freedom of religion. So ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की गई है मिस्टर उपाध्याय, मिस्टर अश्वनी उपाध्याय ने। मिस्टर अश्वनी उपाध्याय जो हैं ये एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो इन्होंने एक पेटिशन फाइल की है कि दैट पार्लियामेंट शुड एनेक्ट ए लॉ ऑन द फोर्स कन्वर्जन। सो राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी लॉ रिगार्डिंग द फोर्स कन्वर्जन इन अवर कंट्री। अभी फोर्स कन्वर्जन क्या है, अगर आप देखेंगे फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू रिलीजन हमारा एक फंडामेंटल राइट है। सो राइट टू रिलीजन इज ए फंडामेंटल राइट। इट मीन्स दैट वी कैन adopt any religion or we can converse into any religions। हम किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं, फिर अगर if we are not satisfied with that particular religion we may subsequently come to our previous religion। ये हमारे आर्टिकल 25 to 28 कहते हैं। अब नाउ क्वेश्चन आता है कि if a person wants to change his religion by his free consent then there is no issue। लेकिन अगर रिलीजन चेंज किया जाता है किस लिए, जो हमारे गरीब लोग हैं और स्पेशली इसमें फॉल करते हैं SC और STs, और उन लोगों को थोड़ा लालच देकर, जैसे कि थोड़ा राशन देकर, है ना, या और फाइनेंशियल हेल्प करके अगर उनके रिलीजन को चेंज किया जाता है सो दिस इज कंसिडर्ड एज ए फोर्स्ड कन्वर्जन। अब मिस्टर अश्वनी उपाध्याय की कंटेंशन ये है कि जो फोर्स कन्वर्जन हो रहा है इट मीन्स इट इज नॉट विद द फ्री कंसेंट ऑफ द कंसर्न पर्सन। लेकिन वो जो लोग हैं दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर फंडामेंटल राइट्स। जिन लोगों का कन्वर्जन हो रहा है वो काफ़ी पुअर होते हैं, तो उन लोगों को इस रिगार्डिंग जानकारी नहीं होती है कि अगर कोई उनको थोड़ा चावल दे रहा है ना, थोड़ा राशन दे रहा है या थोड़े पैसे दे रहा है और उस पैसे की आड़ में वो उनसे उसको कन्वर्ट करा रहा है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, so how this situation should be dealt with? So this Mr. Ashwani Upadhyay has suggested that we should incorporate some of the stringent provisions in our IPC। उन्होंने कहा है कि फोर्स कन्वर्जन से संबंधित हमें अपनी IPC में कुछ ऐसे प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट करने चाहिए
जो कि पर्सन फोर्स कन्वर्जन कराएगा उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा. सो इफ द पर्सन विल बी इम्प्रिजन्ड और पर्सन विल बी पनिश्ड, then these matter of force conversion may be reduced. Now we come to this editorial page, and this page is important. The shape of Indian economy pie must change. So basically इसमें कंसर्न है जो हमारे अरुण मेहरा जी हैं इसके ऑथर, और अरुण मेहरा जी ने कहा है कि जो रिसेंटली हमारा एक EWS कोटा को रिजर्वेशन दिया गया था बाई 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा. तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे. 15 क्लॉज 6 प्रोवाइड्स रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन in the education institution, and this 16 clause 6 provide the reservation to the economically weaker section in the government job. तो ये दोनों सेक्शंस जो हैं हमारे रिजर्वेशन की बात करते हैं. 15 क्लॉज 6 बात करता है कि जो EWS मीन्स जो हमारे जनरल लोग हैं, और अगर वो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, पुअर का क्राइटेरिया यहाँ है कि अगर उनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है, then these will be considered as a poor and all these people will be entitled for reservation. ठीक है. Now क्वेश्चन ये हो रहा है कि there was a judgment of Honorable Supreme Court and the name of the judgment was Indira Sahani versus Union of India. This was the case of 1992. इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि the maximum limit of reservation should be 50%. Means if there are 100 vacancies in any department, then government or parliament can make the law only for the reservation of 50 seats out of the 100 seats. And if reservation is made beyond this 50 seat, then it will amount to the violation of Article 14. Because अगर आप सारी सीट ही रिजर्व कर दोगे, then it will amount to denial to the right to equal opportunities under Article 14 और right to equal protection of law under Article 14. लेकिन इसके बाद क्या हुआ? Parliament amended the Constitution and incorporated one provision that is known as Article 16 Clause 4A. It provided for the carry forward rule. Carry forward rule क्या होता है? Carry forward rule का मतलब होता है, सपोज इन 2020 100 वैकेंसीज आती हैं किसी स्टेट में या भारत सरकार की, 100 में से 27 गोज टू OBC, 15 गोज टू SC, 7% गोज टू किसको जाती हैं? ये ST को जाती है. नाउ ये जो अगर हम सारा मिलाते हैं ये 22% होता है, 49% रिजर्वेशन होता है. अब सपोज 27 वैकेंसीज आई OBC की, 27 सीट रिजर्व हो गई OBC के लिए इन 2020 में. लेकिन if these seats could not be filled, suppose that out of 27 only 10 seats were filled, केवल 10 सीट्स ही फिल्ड हुई, तो अभी जो हमारी 17 रिमेनिंग सीट्स हैं ये अनफुल्ड रह गई, अनफुलफिल्ड रह गई 2020 में. और 2021 में सपोज और वैकेंसीज आती हैं 100, तो 27 फिर आ गई OBC की. तो जो हमारी 17 पहले की बची हुई हैं और 27 नेक्स्ट ईयर की आई हैं, दीज विल नॉट बी ऐड, मीन्स इनको प्लस नहीं किया जाएगा, रादर इनको सेपरेटली पढ़ा जाएगा. क्योंकि अगर हम इनको प्लस कर देंगे देन द रिजर्वेशन विल इंक्रीज मोर देन 50%, and that would go against the spirit of the judgment of Honorable Supreme Court in the case of Indira Sahani versus Union of India. लेकिन अभी क्या हुआ है? पार्लियामेंट बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने के द्वारा 10% रिजर्वेशन दे दिया है किसको? जनरल क्लास को, और जनरल में भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है. नाउ पॉइंट हमारे जो ऑथर है अरुण मेहरा जी, उनका ये है कि अब अगर ये सारे रिजर्वेशन को हम एक साथ जोड़ें तो इट इंक्रीज द मोर देन 50%. तो इसने इसको जो इंदिरा साहनी का जजमेंट है इसको डाइल्यूट कर दिया है. दूसरी बात यह है कि इस तरह की पॉलिसी से क्या हो रहा है? इस तरह की पॉलिसी से ये हो रहा है कि जो मेजॉरिटी सेक्शन है जनरली क्या है, वी आर गिविंग द रिजर्वेशन टू द माइनॉरिटी सेक्शन.
लेकिन इससे हो क्या रहा है कि द मेजॉरिटी सेक्शन से चीजों को लिया जा रहा है एंड ऑल दीज बेनिफिट्स आर गिवन टू द माइनॉरिटी सेक्शन। तो उन्होंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया है, व्हेन ए मेजॉरिटी डिमांड अफर्मेटिव एक्शन कोर्ट आर एक्सपेक्टेड टू जज वेदर टू रॉब बेटर टू पे पॉल, मीन्स एक से लूट कर दूसरे को देना। तो एक से लूट कर दूसरों को देना ये गलत है, ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन देता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर, क्योंकि रिजर्वेशन इज गिवन टू ओनली दोज पर्सन्स हु आर हिस्टोरिकली बैकवर्ड क्लासेस। अब आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी प्रेजेंट क्लासेस हैं, इफ वी आर गिविंग देम रिजर्वेशन देन वी आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, इट एज पर द व्यू ऑफ अरुण मेहरा जी। तो अरुण मेहरा जी क्या कहते हैं कि वी शुड डेवलप आवर इकोनॉमी, हमें अपनी देश की इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए और जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को करना चाहिए, मीन्स देयर शुड नॉट बी कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि जो पैसा है देश का, जो देश के रिसोर्सेज हैं, ऑल दीज शुड नॉट बी इन द हैंड ऑफ फ्यू पर्सन, ये कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और मनी होना चाहिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। तो इन्होंने यही सजेस्ट किया है कि केवल रिजर्वेशन देने से फायदा नहीं है, रादर वी नीड टू चेंज दिस सिस्टम एंड वी शुड फोकस अपॉन आवर इकोनॉमी। where no child is left behind, this is also important and this relate to the right to education, this relate to right to education, ये right to education संबंधित है। all of you may be aware that there is article 21A of Constitution of India, it was added to the Constitution of India by 86th Constitutional Amendment 2002, और ये 86 अमेंडमेंट 2002 क्या कहता है कि एवरी पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 14 ईयर और अबव द एज ऑफ 6 ईयर, तो मीन्स दिस प्रोवाइड दैट 6 to 14 years child, 6 to 14 years child will be given right to education. So it is the duty on the part of government to provide free and compulsory education to all person who belong to the age group of 6 to 14, मीन्स अगर कोई बच्चा जिसकी एज 6 to 14 के बीच में है, उसको स्टेट की ड्यूटी है कि उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम ए फंडामेंटल राइट। अब क्वेश्चन आता है, ये 51A ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है और इसका क्लॉज के ये ड्यूटी इम्पोज करता है हमारे सभी पेरेंट्स पर कि अगर उनके घर में कोई 6 to 14 ईयर का बच्चा है, then they are required to send their child to the school. Now, ऑथर का कंसर्न क्या है? ऑथर का कंसर्न ये है कि 1993 में एक जजमेंट आया, जिस जजमेंट का नाम था उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस जजमेंट के आधार पर ही ये पार्लियामेंट ने 86th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया 2002 में, और इस अमेंडमेंट के आधार पर ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A इनकॉर्पोरेट किया गया। तो हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। सो जजमेंट केम इन 1993 एंड दिस अमेंडमेंट केम इन 2002 एंड देन इट बिकम ए फंडामेंटल राइट। नाउ दिस फंडामेंटल राइट बिकम वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब ऑथर का कंसर्न ये है कि हमने बहुत सारे अभियान चलाए हैं, जैसे कि ये जजमेंट भी आया, उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत सारे अभियान चलाए, जैसे हमने कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया 2001 में। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है कि सभी को एजुकेशन दी जानी चाहिए, लेकिन कोई भी जो भी हमने अभियान अभी तक चलाया है, वी कुड नॉट गेट द डिज़ायरेबल सक्सेस इन दैट, उसमें हमको डिज़ायरेबल सक्सेस नहीं मिली है। अभी क्या हो रहा है कि हमको जो एजुकेशन है वो एक यूनिफॉर्म लेवल पर, एक यूनिवर्सल लेवल पे सभी को दी जानी चाहिए। उसमें कहाँ कहाँ लैक है? लैक उसमें ये है कि बच्चे जो हैं उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते, और दूसरी बात ये है कि जो टीचर्स हैं, वी डू नॉट प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग टू ऑल ऑफ देम, तो हमारे टीचर को ट्रेनिंग भी हम नहीं देते। तो इसमें बहुत सारी जो फाउंडेशंस हैं वो भी इसमें लगी हुई हैं, जैसे ज्ञानशाला, सक्षम, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, रूम टू रूम, अक्षरा, तो ये सारी फाउंडेशंस यानी कि एनजीओ लगी हुई हैं
तो ये इसको काम कर रही है। तो ऑथर का कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट को इन एनजीओ के साथ मिलकर अपने एजुकेशनल सिस्टम को, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसको बेटर बनाना चाहिए और एजुकेशन फॉर ऑल करनी चाहिए। मीन्स दिस एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द चिल्ड्रन सो दैट द नो चिल्ड्रन और नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, ताकि कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। अब हम आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज डिबेट स्टॉल वाइल अर्थ हीट अप। तो बेसिकली ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित हम बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं सभी कंट्रीज, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो डिजायरेबल रिजल्ट हमको नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे इन्होंने कहा है कि ये इमेज जो ली गई है, आप देखेंगे जुलाई 13 2020 की इमेज है, और इस पे फिर दूसरी इमेज है हमारी 29 जुलाई 2020, ये 16 दिन के गैप का। Hudson Bay freezes over in winter and thaws in summer. Images show that the decrease in the ice over the course of 16 days during the thaw. Polar bear, अब ये कहते हैं कि ये 16 दिनों में हमारी जो आइस है वो इतने ग्लेशियर पिघल गए कि जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। फिर उनका कंसर्न ये है कि ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हैं, और एनवायरनमेंट में वो क्यों ज़्यादा हैं उसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कि हम ये डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ ना करना, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ ना करना, पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा कम होना, ठीक है, और जैसे घरों में एसी लगते हैं। ऑल दीज फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैसेज। नाउ द कंसर्न ऑफ द ऑथर इज दैट, क्या कंसर्न है कि अगर हमारे ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो इससे वाटर लेवल जो है सी का वो इंक्रीज हो जाता है, और जब सी का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है देन इट बिकम ए थ्रेट टू द कंट्रीज जो नियर बाई हैं सी के। तो और इससे क्या होगा कि जो ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है इट विल इंक्रीज। सो इट इज द कंसर्न ऑफ ऑल द पार्टीज और ऑल द कंट्रीज दैट ऑल शुड टेक द collective effect so that this problem of climate change or the global warming can be reduced or minimized. Now we come to next news. Center seek timeline for the SC in Places of Worship Act. So Places of Worship Act हमारे देश में है, और वो ये कहता है जो हमारे वर्शिप प्लेसेस थे जिनका कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 से पहले जैसा था उसको ऐसा ही रहने दिया जाए। अभी सेंटर ने गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से इसके रेस्पॉन्स पूछा था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और टाइम मांगा है सेंटर से कि मुझको दैट वी शुड बी गिवन सम मोर टाइम टू फाइल अवर रिप्लाई। ठीक है, नाउ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? प्लेस ऑफ वर्शिप कहता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर 15 अगस्त 1947 से पहले वो टेम्पल थी देन इट शुड रिमेन एज ए टेम्पल, बट अगर कोई स्ट्रक्चर 15 अगस्त 1947 से पहले मॉस्क थी तो वो मॉस्क ही रहनी चाहिए, या कोई और जो जैसे चर्च थी, गुरुद्वारा थी, इस तरह से रहनी चाहिए। लेकिन एज ऑल ऑफ यू मे बी अवेयर अबाउट द ज्ञानवापी मस्जिद केस, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद केस में क्या हुआ है कि वहां पर एक आकृति मिली है। some people are saying that it is the शिवलिंग, and this is the contention of Hindu people, and the Muslim people are saying that it is just a fountain. तो अब क्वेश्चन ये है कि वो रियल क्या है, तो उसके बारे में दिस एक्ट मींस द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज एसोसिएटेड टू दैट डिस्प्यूट ओनली। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द रेस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर, उससे पूछा है। ठीक है, अब जो हमारा राम जन्मभूमि केस आया था उसमें भी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कुछ बात को रिआइटरेट किया गया था कि भाई जो जिसका प्लेस जैसा है उसका वैसा ही रहने दिया जाए, लेकिन इसको माना जा रहा है कि दैट वी नीड मोर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैटर बिकॉज द अयोध्या वर्डिक्ट वाज ओनली एन ऑबिटर डिक्टा। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ऑबिटर डिक्टा, एंड दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो बेसिकली व्हेन कोर्ट गिव एनी डिसीजन, court here means only Supreme Court. So when Supreme Court give any decision, then by virtue of Article 141 of Constitution of India, it has binding effect over all the citizens or all the persons who are within the territory of India. Means अगर Supreme Court ने कोई decision दिया है
तो इसका भारत के सभी लोगों पर, भारत के सभी सिटीजन पर और जो फॉरेनर है जो भारत में उस टाइम पर हैं उन पर ऐसा इफेक्ट होता है दैट नाउ इट हैज बिकम ए लॉ। ऐसा माना जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देश का कानून बन गया। नाउ देर आर टू पार्ट्स ऑफ ए डिसीजन। वन इज द रेशियो डेसिडेंडी, सेकेंड इज ऑबिटर डिक्टा। पहला पार्ट क्या होता है? रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी का मतलब होता है रीजन बिहाइंड अ डिसीजन, रीजन बिहाइंड अ डिसीजन। तो मीन्स इसका मतलब होता है कि when a particular matter is adjudicated by the honorable supreme court, then and the reason behind that particular issue, it is known as ratio decidendi. It has binding effect over all the citizen plus persons and it is considered as a law। इसको लॉ माना जाता है। तो अगर कोई पर्सन इसका वायलेशन करता है देन दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल। बट सेकंड पार्ट इज ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा मीन्स these are general guidelines, these are general guidelines by the honorable supreme court and these are not the part of the judgment, so no person or no court is bound to abide by or follow these guidelines। तो इनकी बाइंडिंग वैल्यू नहीं होती है, इनकी केवल परसुएसिव वैल्यू होती है। परसुएसिव मीन्स that we should respect these guidelines because these guidelines have been given by the honorable supreme court। But if any person or any institution does not abide by or does not comply these guidelines, then that institution or person will not be liable to get any punishment। So that's all for today, my dear students. I will come again with the next The Hindu news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.